गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में, जिसको मैं कल ही पूरा दिन पढ़ रहा था एंड ट्राइंग टू एनालाइज दिस कंपनी फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। तो उसका नाम है पराग मिल्क। तो पराग मिल्क एक छोटी एक स्मॉल कैप कंपनी है। 2000 करोड़ मार्केट कैप की कंपनी है। 2016 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और ये डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये अपने फार्मर से मिल्क प्रोक्योर करके उसको प्रोसेस करके उसके ऊपर चीज़, पनीर, घी, ऑल सॉर्ट्स ऑफ न्यूट्रिशनल हेल्थ एनर्जेटिक फूड्स वो बनाते हैं। तो इस कंपनी को डिटेल में समझेंगे। पहले इस वीडियो में कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, कंपनी के Q4 फाइनेंशियल ईयर 25 के रिजल्ट को समझेंगे, क्योंकि अभी तक Q1 के रिजल्ट नहीं आएंगे। इसको समझेंगे कि ओवरऑल इस सेक्टर में क्या चल रहा है, जो कि एक डेयरी मिल्क रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं, जिसको एक्चुअली लोग अभी उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे। लेकिन आपको एक बात समझनी होगी, जितना जितना इंडिया का अगर GDP बढ़ रहा है, इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो डिमांड ऑफ द मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स, और आपने देखा होगा कि एवरी पर्सन इज़ नाउ शिफ्टिंग फ्रॉम द कार्ब डाइट टू द प्रोटीन इन रिच डाइट। तो उसी इसमें ये कंपनी थोड़ा सा अभी ज़्यादा ध्यान दे रही है, इसीलिए इस कंपनी की ग्रोथ में भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट आ गया है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वापस आते हैं पराग मिल्क के बारे में। तो पराग मिल्क, जैसे मैंने कहा कि 2000 मार्केट कैप करोड़ कंपनी है लगभग। तो ये जो कंपनी है मेनली ये इंडिया में जो फार्मर्स हैं वहाँ से मिल्क को प्रोक्योर करती है, और जिसको प्रोसेस करके पाश्चराइजेशंस ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रोसेस, इसको प्रोसेस करके आपके पास मिल्क के घी हो, मिल्क पैकेट्स हो, मिल्क पाउडर हो, और आपने जो वे प्रोटीन देखा है उनका एक न्यूट्रिशन का ब्रांड है, जिसके ये 3 4 5 6 प्रोडक्ट वो बनाती है। तो थोड़ा इसमें डिटेल में चले जाते हैं। तो पराग मिल्क ये जो कंपनी है, जैसे मैंने कहा कि 15 लाख लीटर्स ऑफ मिल्क एवरी डे वो प्रोक्योर करती है फार्मर से, जिसके उनके 6 और 7 प्लांट्स हैं इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स में, जिसको पाश्चराइजेशन करके प्रोसेस करके इसके ऊपर आपका गोवर्धन घी आपने सुना होगा। तो गोवर्धन घी इनका सबसे बड़ा ब्रांड है। गो चीज़ करके इनका एक ब्रांड है। और ये तो उनके ट्रेडिशनल ब्रांड हो गए। चीज़, पनीर और घी, ये 3 इनके कोर इंग्रेडिएंट्स हैं। टोटल रेवेन्यू का 57% रेवेन्यू इन तीनों से आता है। ये घी बेच के, पनीर बेच के, तो घी, पनीर और चीज़, ये जो डेली की जो चीज़ें लगती है हमारे लाइफ में, तो उसको बना के उनका 57% रेवेन्यू आता है। बाकी उनका जो मिल्क का पाउडर हो गया, तो उनसे उनका कुछ 17% रेवेन्यू आता है, जो इंग्रेडिएंट और SMI बोलते हैं उसको। उसका बाकी जो है आपका, आपने देखा होगा कि उनका जो रेवेन्यू है, उन्होंने एक नया ब्रांच खोला है, जिसके केस में अभी ये डेयरी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट से कंपनी चेंज हो रही है न्यूट्रिशनल हेल्थ के ऊपर। मतलब द कंपनी वांट टू फोकस ऑन द प्रोडक्ट विच विल बी हेल्पफुल टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर सेल्फ। न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोडक्ट, जैसे आप कोई जिम में जाते होंगे तो आपको वे प्रोटीन का डब्बा आता है, तो इन लोगों का अवतार करके एक ब्रांड है, जिसके अंतर्गत वो वे प्रोटीन को बेचते हैं। और प्रोटीन बार हो गया, तो ये सारी प्रोटीन रिलेटेड जो भी न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोडक्ट्स है, तो वो भी उनके न्यू एज प्रोडक्ट्स में आते हैं। जैसे मैंने कहा, पहला तो इनका कोर बिजनेस है जो बहुत समय से चला आ रहा है, घी, चीज़, पनीर। बाकी मिल्क पाउडर का उनका जो बिजनेस है वो 17% है। लगभग 6% ऑफ द रेवेन्यू आता है ये न्यू एज वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स, जैसे वे प्रोटीन हो गया, प्रोटीन बार हो गया, वहाँ से उनका बिजनेस आता है। 10% अदर्स है, जैसे आपने देखा होगा कि वो नया वाला मिल्क आता है, जहाँ पर केशर मिल्क होता है या डिफरेंट टाइप्स के मिल्क्स होते हैं, तो वहाँ से आता है। और बाकी जो है, आपने योगर्ट देखा होगा, ग्रीक योगर्ट बहुत फेमस है अभी, तो गो योगर्ट करके उनका एक ब्रांड है, तो वहाँ से थोड़ा बहुत उनका बिजनेस आता है। तो मतलब मोटा मोटी जो बिजनेस अगर देखोगे, तो दैट इज मेनली रिलेटेड अपॉन दिस चीज़, घी एंड पनीर। तो ये कंपनी है 2016 से आई थी, लेकिन कंपनी कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रही थी। कंपनी की जो कैगर की ग्रोथ देखोगे, 8-9% से इतने समय से उन्होंने ग्रो किया है। आपको तो पता है कि मिल्क जो उनका रॉ मटेरियल है, उसकी प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर नीचे होती रहती है, और इंडिया में आप देखोगे फार्मर्स
प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन टर्म्स ऑफ हैविंग द वोट बैंक एंड ऑल दैट। सो उनकी वजह से थोड़ा सा मिल्क के प्रोक्योरमेंट में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। आज मिल्क की प्राइस देखोगे पिछले कुछ साल में अगर देखोगे फाइनेंशियल ईयर 25 और 24 तो कुछ 9% से बढ़ी है, और Q4 ओवर Q4 12% के मिल्क की प्राइस बढ़ी है। जैसे जैसे मिल्क की प्राइस बढ़ेगी एज अ रॉ मटेरियल तो उनके मार्जिन के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर आता है, क्योंकि मिल्क यही है उनका रॉ मटेरियल है। अभी मिल्क वो प्रोक्योर भी करते हैं बहुत सारा, लेकिन अभी जो उनका एक नया ब्रांड है कि पावर ऑफ घी, सॉरी पावर ऑफ काउ, तो पावर ऑफ काउ करके उनका एक नया ब्रांड जो है जिसके इसमें नई न्यू एज टेक्नोलॉजी को ऐड करके नए नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे ग्रीक योगर्ट हो गया, गो योगर्ट हो गया, तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स वो बनाते हैं। तो इनका एक भाग्य लक्ष्मी करके एक इनका प्रोजेक्ट है जिसके अंडर उन्हें कुछ 20,000 काउज को वो लेके आते हैं और वहाँ पर फीड करते हैं, वहाँ पर उनको सारा खाना वगैरह देते हैं, और उसके तहत काउ को जो नई एक डिफरेंट टाइप्स की होलिस्टिक फ्रॉसिंग करके उनका एक ब्रांड है, उनकी एक काउ है जो बहुत ज़्यादा आपको आउटपुट देती है इन टर्म्स ऑफ मिल्क। तो रैदर देन प्रोक्योरिंग ऑल द मिल्क फ्रॉम द फार्मर्स, तो अभी जो नए इस टेक्नोलॉजी में लिए उनको लिए ये जो मिल्क लगता है तो वो अपने ही फार्म से आता है। तो क्या होता है, उनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो जाता है, वो डिपेंडेंट है फार्मर्स के ऊपर, लेकिन उसके अलावा उनके 20,000 काउज हैं जिसके थ्रू वो मिल्क को लेके आते हैं। सो ऑब्वियसली उसका कॉस्ट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि अपनी ही काउ है, वहाँ से उसको डेवलप आप करोगे। तो इसके लिए उन्होंने कुछ 5,000 एकड़ का लैंड है जहाँ पर ये महाराष्ट्र के पुणे इलाके में इनके ये फार्म लैंड्स है जहाँ पर वो काउ को लेके आते हैं, एंड देन दे ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ दिस इंटीग्रेशंस, एंड जिसके यहाँ से मिल्क आता है, एंड मिल्क लेके वहाँ से प्रोसेस्ड बनाते हैं। तो ये तो हो गया भाग्य लक्ष्मी करके उनका एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत वो करते हैं। अभी थोड़ा सा हम फाइनेंशियल्स के ऊपर आते हैं। जैसे मैंने कहा ये कंपनी कुछ 9-10% से ग्रो हो रही थी, किसी का कुछ इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर Q4 2025 में उनके जो रिजल्ट्स आए हैं जहाँ पर आपने देखा होगा कि 20% की वॉल्यूम ग्रोथ रही है, 20% की वैल्यू ग्रोथ रही है, वॉल्यूम ग्रोथ कुछ 17-18% की रही है, और उनका जो सेल्स का नंबर है वो 16% से बढ़ा है। सेल्स की ग्रोथ 16% से YOY लेवल के ऊपर, और वॉल्यूम ग्रोथ 17% से, अच्छे नंबर से। अगर फाइनेंशियल ईयर 25 और 24 अगर होल फाइनेंशियल ईयर की बात करूं तो 9% से सेल्स बढ़ा है, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो 13% से बढ़ी है। तो लेकिन अगर मैंने Q3 के नंबर्स देखे तो Q3 कुछ 9% से बढ़ा था, उसके पीछे वाला क्वार्टर 6% से बढ़ा था, तो 6% से बढ़ा, 9% से बढ़ा, एकदम से 16% की बात हो गई। तो क्या हो गया कि कंपनी में कुछ चीज़ें अच्छी हो रही है जिसकी वजह से सेल्स के नंबर जो है इतना हाई बेस होने के बाद भी वो बढ़ रहे हैं। उन्होंने 918 करोड़ का उनका रेवेन्यू किया, तो हाईएस्ट एवर रेवेन्यू है। और इनका कहना है कॉन कॉल में कि ये 20% से अपने रेवेन्यूज को ग्रो करना चाहते हैं अगले 3-4 सालों में। अभी जो रेवेन्यू वो करती है सालाना बेसिस के ऊपर, FY25 की बात करूँ वो 3432 मतलब 3,420 या 30 करोड़ का, वो अभी 3,400 का अभी रेवेन्यू करती है। 4 सालों में वो चीज़ को वो 10,000 करोड़ तक लेके जाना चाहते हैं। और उनका जो कॉल में जो कॉन्वर्सेशन था वो वही थे कि 18-20% वो अपने कंपनी को ग्रो करना चाहेंगे, और वो ग्रो करना भी चाहते हैं, इसीलिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन प्लान भी उन्होंने बनाया है, जिसके तहत तो कंपनी जो है, तो आपने देखा होगा कंपनी 6% से ग्रो करती थी, 9% से ग्रो करी, अभी 16% से ग्रो हुई, अभी बोलती है कि 20% से अगले 4 सालों में वो ग्रो करेगी। इनका जो ग्रॉस मार्जिन जो है वो 25% है, पिछले 1-2 सालों में वो 20% था, 20 से 30 23 हुआ, 23 से 25 हुआ, तो ग्रॉस मार्जिन भी ऊपर होते चले जा रहा है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो जो 1.6-1.7 के ऊपर था वो भी नीचे घट के 0.5 की तरफ डेट टू इक्विटी रेशियो हो गया है। तो क्या है, डेट कम हो रहा है कंपनी ने। और अप्रैल के महीने में उन्होंने 161 करोड़ का प्रेफरेंशियल शेयर इशू किए थ्रू वारंट, जिसमें बहुत सारे नामी इन्वेस्टर ने भी इन्वेस्ट किया। उनके जो CFO है अंकित जैन, उन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया। तो उसका जो पोर्शन है 160 करोड़ का, 70 करोड़ उनका जो डेट है उसको कम करने के लिए चला जाएगा, 30 करोड़ ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए चला जाएगा। ये न्यू एज जो प्रोटीन का बिजनेस है, न्यूट्रिशन हेल्थ का बिजनेस है, वहाँ पर वो अपने पैसे को लगाने की बात कर रहे हैं। तो मतलब ये कंपनी कम रेट से ग्रो हो रही थी, लेकिन कंपनी जो है अभी आगे वाले समय में अच्छा ग्रो करने का वायदा रखती है। तो होता यह है, जो भी कंपनी खराब कर रही है और वो आगे जाके उसका अगर मोमेंटम अच्छा बनने की कोशिश कॉन कॉल में कर रहा है, उसके लिए वो प्लान भी बता रहा है, और वो अगर
Q1 के नंबर में पराग मिल्क अगर 20% 18-20% से ग्रो किया, तो इसका मतलब ये है कंपनी के जो मैनेजमेंट में कहा है कि 20% की ग्रोथ करेंगे, वो करने जा रहा है। तो यही होता है मार्केट में, अगर आपको पैसा बनाना है तो कोई भी चीज़ अगर बुरी है, अगर अच्छी हो रही है तो मार्केट में पैसा बनता है। कोई भी चीज़ ऑलरेडी अच्छी है, वो बुरी हो रही है, ट्रेंड के एग्जाम्पल में ऑलरेडी अच्छी है लेकिन थोड़ा बहुत सेल्स की ग्रोथ हो गई। अभी में आप देखो कि पराग मिल्क का 16% से 20% ग्रोथ रेट हो जाएगा। ट्रेंड की रेट अगर देखोगे 60% से लेके अभी कुछ 28% तक ट्रेंड की ग्रोथ नीचे तक आ गई है। तो होता क्या है, जो पार्टिसिपेंट, मार्केट पार्टिसिपेंट उस स्टॉक में घुसा है, किसी की 60% की उम्मीद लेके उसकी उम्मीद के ऊपर पानी फिर जाता है, वो वहाँ से निकल जाता है। और पी भी हाई है। अगर पराग मिल्क का मैं पी देखूँ तो कुछ 23 का पी है। तो इनका जो पैट मार्जिन है कुछ वो भी अच्छी तरीके से बढ़ा है। 3.5% का पैट मार्जिन था FY25 फाइनेंशियल ईयर में। तो अगर मोटा मोटी मैं अगर फॉरवर्ड पीई कैलकुलेशन करूं फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, तो बहुत रीजनेबल आता है। ट्रेलिंग पीई 23 का है, तो मतलब 20 के पीई में 10-20 के पीई में 20 की ग्रोथ करने वाली कंपनी, जहां पर उनका कहना है कि पैट मार्जिन को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, EBITDA मार्जिन को इंप्रूव करने का प्रयास करेंगे, ग्रॉस मार्जिन और अच्छा हो सकता है। और उनका कहना है, अभी पराग मिल्क में देखोगे मोस्टली जो उनका बिजनेस अभी आता है वो चीज़, पनीर और घी, गोवर्धन घी करके उनका ब्रांड है, वहाँ से आता है, या गो चीज़ करके उनका ब्रांड है, वहाँ से आता है, गो योगर्ट करके उनका ब्रांड है, वहाँ से आता है। लेकिन ये कंपनी क्या हो रही है, द कंपनी इज टर्निंग फ्रॉम ट्रेडिशनल डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स, मतलब डेयरी रिलेटेड मिल्क प्रोडक्ट से अभी वो न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोडक्ट के ऊपर जा रही है। 6% ऑफ द अभी रेवेन्यू जो आता है वो ये वे प्रोटीन का जब डब्बा बेचते हैं, अवतार करके उनका जो ब्रांड है, वहाँ से उनका धंधा आता है। अभी उनका कहना है कि इस चीज़ को वो बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और उनका ये भी कहना है कि नॉर्मली कंपनी का जो ग्रॉस मार्जिन 25 है, तो हमें न्यूट्रिशनल हेल्थ के जो अवतार करके जो प्रोडक्ट है, तो उसमें डबल है, मतलब 50% का कुछ ग्रॉस मार्जिन है। इसमें होता क्या है, अगर मान लो कि ये कंपनी आगे जाके इस पार्ट ऑफ द रेवेन्यू उनके बिजनेस को बहुत तेज़ी से अगर बढ़ाती है, प्रोटीन बार्स को, प्रोटीन वे प्रोटीन के उस डब्बे को, अगर उस चीज़ को वो बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है, तो क्या होगा कि रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, उसका ग्रॉस मार्जिन बढ़ेगा और कंपनी में प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखेगी, आपकी पैट की ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ से ज़्यादा दिखेगी। तो उससे होगा क्या, कंपनी में EPS आएगा, कंपनी में EPS आएगा तो शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा। सिंपल सी बात होती है। कोई भी बिजनेस में बहुत सारी 2-3 चीज़ें ही देखनी होती है। कंपनी पहले क्या ग्रो कर रही है, आगे क्या ग्रोथ करना चाहती है, उसके लिए ग्रोथ के प्लान है, किस तरीके से उस चीज़ को क्या प्लान कर रही है। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि ग्रोथ करने की 2-3 चीज़ें होती है। एक तो आप स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट करो कि आप अपने प्रोडक्ट मिक्स को ही चेंज करो। दूसरी चीज़ की कोई कंपनी को एक्वायर करो जिसका वैल्यूएशन, मतलब जो कंपनी कुछ आपके कंपनी में इंटीग्रेट करके आपकी ग्रोथ बढ़ाने का काम करोगे। आप किसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इम्पैक्ट करोगे, आप नए लोगों को अपने साथ लेके आओगे, तो वो सारी चीज़ें करने से कंपनी में ग्रोथ आती है। तो पराग मिल्क ऐसा इंजन है जो पहले 15-16% से 9-10% से ग्रो कर रहा था, लेकिन आगे आने वाले समय में वो 20% से ग्रो करने का वायदा रखता है। तो कंपनी इज गोइंग इनटू द राइट डायरेक्शन। इसलिए आपने देखा होगा स्टॉक 130-120 के ऊपर था, अभी 230 के ऊपर चला गया है। उसका रीजन ही वही था, पिछले कॉल जो हुआ था वहां पर कंपनी ने बहुत ऑप्टिमिस्टिक बातें की थी। और दूसरी एक चीज़, उनके अंकित जैन जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, तो वो जो है वो 15 साल मारिको में काम कर चुके हैं, वो अरविंद स्मार्ट स्पेस में काम कर चुके हैं। इनके जो राहुल सुब्रमण्यम करके दूसरे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, तो उनका जो एक्सपीरियंस है वो अमूल में MD थे, तो अमूल में बहुत साल से काम कर चुके हैं। तो ये कॉम्पिटिटर्स जो है, अमूल इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, तो वहाँ से लोगों को लेके आना और कंपनी में एक नई स्ट्रैटेजी, नई उम्मीद डालना और अपने कंपनी को चेंज करना कि ये वे प्रोटीन की यहाँ पर उनको करना, वो थोड़ा सा मुझे प्रॉमिसिंग लगा। अभी आप देखोगे पूरे कंपनी का 65% बिजनेस वो तो रिटेल शॉप से आता है, 35% ऑफ द बिजनेस वो B2B आता है, 65% ऑफ द बिजनेस B2C है, 35% बिजनेस जो है वो B2B है। B2B में वो मिल्क पाउडर वगैरह वो अपने बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस को वगैरह देते हैं, लेकिन घी, पनीर, ऑल दीज थिंग्स दे आर डूइंग 65% ऑफ द रेवेन्यू टू B2C, मतलब डायरेक्ट कंज्यूमर रिलेटेड है। तो इसको FMCG माना जाएगा डेयरी प्रोडक्ट्स में। दूसरी एक चीज़ की ई-कॉमर्स में भी उनका तगड़ा है। अभी 6% मैंने जो बोला, जो अवतार करके उन्होंने ब्रांड निकाला है, उसका 60% ऑफ द रेवेन्यू कम फ्रॉम द ई-कॉमर्स। तो ई-कॉमर्स में वो एडॉप्शन ज़्यादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा बढ़ाने से, सुपर स्टॉकिस्ट ज़्यादा बढ़ाने से, ई-कॉमर्स में फ्लोट बढ़ाने से उनका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा। अभी ये जेप्टो में भी आ रहा है, ब्लिंकिट में भी है, तो वहाँ से भी अपने चैनल को वो ग्रो कर रहे हैं।
उनके लगभग 4,500 डिस्ट्रीब्यूटर्स है, कुछ 2,400 मिल्क कलेक्शन सेंटर है डिफरेंट विलेजेस में, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ऑल दिस एरिया से, जहाँ पर मिल्क की प्रोक्योरमेंट बहुत अच्छी तरीके से होती है। मिल्क के लिए बैकवर्ड इंटीग्रेशन, वो काऊ का प्लांट लगाया है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन को भी वो जानते हैं। और ये कंपनी जो कह रही कि आगे आने वाले समय में ये जो मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट का जो ग्रोथ है वो 14% से ग्रो होने का ये रखता है। टोटल कंजम्पशन ऑफ द होल वर्ल्ड 23% ऑफ द कंजम्पशन इन मिल्क हैपन्स इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत बड़ा तगड़ा स्कोप है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, जैसे जैसे यंग लोग आएंगे और हेल्थ कॉन्शियस रहेंगे, तो जैसे जैसे प्रोटीन रिलेटेड चीज़ों को वो ज़्यादा खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली अगर आप उस सेक्टर में रहोगे सो देयर इज़ मोर चांस। आप सबको ही पता है ना, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर देयर डाइट्स एंड दे वांट टू सी व्हाट दे आर ईटिंग, और सब लोग बोलते हैं कि मैंने तो इतना प्रोटीन खाया, मैंने तो इतना प्रोटीन खाया। ये इनका जो ग्रीक योगर्ट है, वहाँ पर भी 8 ग्राम का वो डब्बा इनके यहाँ आता है, उसकी भी पैकेजिंग बहुत अच्छी है, तो उसकी ब्रांडिंग बहुत अच्छी कर रही है इन्होंने। आपने देखा होगा मार्केटिंग के लिए कौन बनेगा करोड़पति में भी गोवर्धन को उन्होंने लॉन्च किया था, मराठी बिग बॉस में भी उन्होंने लॉन्च किया था। तो बहुत बड़े ये जो शोज़ होते हैं, अवार्ड्स होते हैं, जहाँ पर भी अपने इस चीज़ों को वो महाराष्ट्र से हास्य जत्रा जो महाराष्ट्र का कार्यक्रम प्रोग्राम है, तो वहाँ पर भी उन सारी चीज़ों को लॉन्च कर रहे हैं। मलाइका अरोरा को भी अपने प्रोटीन रिलेटेड ब्रांड्स को बेचने के लिए उन्होंने इक्विप किया है, तो उनके साथ भी वो लोग कर रहे हैं। तो मार्केटिंग इनोवेशन में भी अच्छा काम कर रही है ये कंपनी, जहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग हो, या उनके जो बहुत बड़े आपने देखा होगा एक फूड मॉल्स लगते हैं जहाँ पर गोवर्धन को लेके जाना। आपने अगर देखा होगा, आपके दिमाग में गोवर्धन मतलब इट्स इन योर, अगर घी मतलब गोवर्धन ऐसा हो गया है, तो बहुत सारे सुपरमार्केट में वो पाया जाता है। इसका वजह ही वही है क्योंकि दे आर मोर कॉशियसली एग्रेसिवली डूइंग द मार्केटिंग कैंपेन, डिजिटल मार्केटिंग। बहुत बड़े शोज़ को अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के साथ वो कौन बनेगा करोड़पति में वो एक वन ऑफ द पार्टनर था, मलाइका अरोरा को लेके आना। तो वो सारी चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। इनोवेशंस भी है, मार्केटिंग की इम्पैक्ट्स भी है, उनको पता है कि हाउ टू रीच टू द कंज्यूमर। तो ये सारी चीज़ें को ऐड करते हुए कंपनी मुझे डिसेंट लग रही है। देयर इज़ नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशन, बट इंपॉर्टेंट थिंग इज वी नीड टू सी द Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के रिजल्ट एंड देन वी कैन एनालाइज कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है और कंपनी में क्या चीज़ें आगे हो सकती है। कंपनी ने बोला तो है 18-20% करती है या नहीं करती है, इसके ऊपर स्टॉक का परफॉर्मेंस आगे बना रहेगा। लेकिन एज फार एज दिस इज कंसर्न, इट्स अवेलेबल एंड इट्स वेरी चीप वैल्यूएशंस, एक कंज्यूमर फेसिंग कंपनी है, तो ग्रोथ इवेंट्स है, इट्स अबाउट एग्जीक्यूशन। बिकॉज अगर आप बोलते हो और कुछ करते नहीं हो तो स्टॉक तो नीचे ही आएगा। इसीलिए यू नीड टू ऑलवेज ट्रैक अबाउट द कंपनीज। मैं अपने वीडियोज़ में यही बताता हूँ कि this making of this video is like help you to understand how to track a companies, which are the parameters that you can look, so that आपकी जो प्रोसेसिंग है वो कम रहेगी और जिसके हिसाब से आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि which parameters to look into. These FMCG companies, two things: what is the value growth, what is the volume growth, what is the margin profile, what is the EBITDA margin, पहले क्या EBITDA margin था, आगे क्या हो रहा है, ग्रॉस मार्जिन। FMCG प्रोडक्ट्स में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ग्रॉस मार्जिन। नेस्ले हो या हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, आपका ग्रॉस मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो डिफाइन करता है आपके ROE के परसेंटेज को। तो इनका ROE भी कुछ अच्छा है, 14-15% है, वो भी आगे जाके बढ़ने वाला है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा, इनका सबसे बड़ी मोड जो है वो न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोडक्ट में डबल ग्रॉस मार्जिन है, और आप देखोगे वहाँ पर उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं है। 2-3 ब्रांड है ऑब्वियसली, बट इफ दे फ्लोट दिस ब्रांड अक्रॉस द इंडिया, और जैसे जैसे इंडिया बदल रहा है टू प्रोटीन रिच डाइट, तो आई थिंक देयर इज इमेंस स्कोप फॉर दिस कंपनी टू डू वेल. No buy and sell recommendation on this one, but hope you like my this video about Parak Milk's analysis. मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे ही कुछ छोटे छोटे स्मॉल कैप कंपनी को आपके सामने लेके आऊँगा, और वी विल डिस्कस टुगेदर लाइक अबाउट दीज कंपनीज एंड हाउ दिस वैल्यूएशन प्रोफाइल लुक्स लाइक एज एन इन्वेस्टर्स. एक आदमी ने मुझे कमेंट भी किया था कल की, आई थिंक दे वुड लाइक टू सी लाइक व्हाट्स माय जर्नी अबाउट द इन्वेस्टिंग. उसको एक मैं कवर करने की कोशिश करूंगा. इट्स बीन लाइक 6-7 years ग्रेट जर्नी बिफोर कोविड, एंड आई थिंक आई लर्न अ लॉट, डन अ मिस्टेक्स, बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट्स इंपॉर्टेंट कि लॉन्ग रन में आपका पैसा बनता है कि नहीं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर देयर फॉर द मेकिंग मनी in the market, and investing is the better tool to grow yourself. Okay, so thank you very much for listening this, or hope you like this video. Please like, share and subscribe, and milte hain next video mein.